वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट इन वंदे भारत डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम एनडीए का पूरा हो चुका है और हमारे हाथ में पेपर है। हमारे में हम लोग इसका सलूशन करेंगे फिजिक्स पार्ट का। ठीक है, फिजिक्स का सलूशन हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं, एकदम मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आए एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि हम लोग क्लास में भी बताते हैं कि आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ना है। एक दो न्यूमेरिकल है जो बहुत के एक दो लाइन का है। हमारे पास जो है ये सेट डी है, तो उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं 25 क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो डी पार्ट है, फिजिक्स का डी पार्ट है, इसमें मतलब डी सेट है, सेट डी है। तो सेट डी का पहला उसमें 71 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, तो उसके आगे आप लोग देखते जाइएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी मिल रहा है, तो स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ठीक है, तो किसी को इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे पहले देखते हैं द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के लिए गोलीय दर्पण, मतलब गोलीय दर्पण के लिए क्या रिलेशन हमने पढ़ा है। गोलीय दर्पण के लिए रिलेशन होता है F इक्वल टू R/2। जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, तो R इक्वल टू 2F। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, R इक्वल टू 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन देखिए। ए लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास tumbler appears to be larger than its actual size. It is because of। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई सिक्का है, क्वाइन है, यहाँ पे रखा जाता है तो थोड़ा सा इसका आभासी इमेज बनता है, यहाँ पे ऊपर दिखाई देता है और उससे थोड़ा सा बड़ी दिखाई देती है। इस तरह से जाता है और यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाती है। कोई क्वाइन हो यहाँ पे और थोड़ा सा उससे बड़ी बनती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं, एकदम मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज एकदम फिजिक्स का है। और जो 10+2 लेवल तक ठीक ठाक फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई 25 क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है लाइट इंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। हम बताते हैं, अक्सर क्लास में बताते हैं, जब एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो बताते हैं उसमें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के कई पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे कार्निया होता है, कार्निया जिससे क्या कहते हैं लाइट इंटर करती है, लाइट जहाँ पे इंटर करती है। ठीक है, ये होता है आपका जहाँ पे क्या कहते हैं इमेज बनती है, इसको बोला जाता है रेटिना। तो ये मेन पार्ट होते हैं कार्निया। और कभी कभार भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नेत्र दान करते हैं तो किस चीज़ का दान होता है, तो इस कार्निया का ही दान होता है। ठीक है, तो लाइट जिसमें इंटर करती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निया या रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आगे पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है। ठीक है, तो ये रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर होगा कार्निया। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो किसने प्रिज्म को उपयोग किया सनलाइट के स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए। स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने वर्ड यूज किया, तो दैट इज आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक दैट इज द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। तो न्यूटन ने किया है। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, आप लोग देख लीजिएगा, ये आइजैक न्यूटन है शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम्स 5 किलोवाट पावर वर्किंग 10 आवर्स पर डे। तो पावर कितना है? 5 किलोवाट। 5 किलोवाट, ये किलोवाट है, ठीक है, किलोवाट, 5 किलोवाट। और टाइम कितना है? 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स डेली है। और गिवन दैट चार्ज पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर मतलब पर किलोवाट आवर, इसी को बोला जाता है यूनिट। तो पर यूनिट बिजली का खर्च कितना है? पर यूनिट है 4 रुपए, ठीक है, 4 रुपए। तो कितना यूनिट बिजली खर्च होगी उसके अनुसार हम लोग एक क्वेश्चन बताए थे जब हम लोगों ने सीरीज किया था कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, तो उसमें हमने बताया था कैसे आप यूनिट निकालोगे, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, यूनिट निकाल करके कैसे खर्चा आप लोग निकालोगे कि घरों में बिजली का खर्च कितना आ रहा है, कितना हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, यूनिट इज इक्वल टू पी इंटू टी डिवाइडेड बाई 1000। ये यूनिट होता है। यहाँ पावर है, टाइम है, और टाइम जो होता है वो आवर्स में होता है। वेरी गुड। तो टाइम आवर्स में होता है, लेकिन पी वाट में होता है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स इनको फार्मूला रटा होता है कि पी इंटू टी अपॉन 1000, तो चाहे वो किलोवाट हो चाहे वाट हो, सब जगह वही रख देंगे। लेकिन यहाँ पे किलोवाट में दिया है, तो किलोवाट में दिया है, तो अगर वाट में आप इसको चेंज करेंगे तो 5 इंटू 1000 वाट इंटू 10 आवर, 10 आवर है, और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 यूनिट पर डे, 50 यूनिट पर डे, ठीक है। तो 50 यूनिट अगर पर डे हो गया तो कितने दिन के लिए निकालना है? 30 डेज के लिए। तो 30 डेज के लिए भी आप कर सकते हैं 30 इंटू 5 और 50, तो आपका हो जाएगा 1500 यूनिट। और 1500 यूनिट पर कास्ट कितना है? 4 रुपये पर यूनिट। तो आपका आ जाएगा 0 0 समझे, चलेगा 6, ठीक है, 6000 रुपीज। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आपके हैं, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और आप लोगों के पास पेपर भी होगा, वहां से आप मिलान कर सकते हैं कि कौन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटो वाले लेक्चर में जब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटो के लेक्चर में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not intersect and touch to each other, and magnetic field also does not touch and intersect to each other. Electric field lines does not make a loop, but magnetic field lines make a closed loop. इसके लिए हमने बताया था ये कि इस बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा भी जा सकता है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो बोला जा रहा है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्लोज्ड कर्व बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी गुड। तो यहाँ से क्लोज्ड कर्व बनता है, तो ये बात सही है। तो क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन भी होता है, परिमाण भी होता है। मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, बिल्कुल बात सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, बिल्कुल ओपन कर्व नहीं होती हैं। तो पूछा है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो जो गलत चीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, ठीक है। तो सी इज द, इसका सी आंसर होगा, लेकिन क्योंकि नॉट लिखा है ना, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व, ये बात क्या कहते हैं, गलत है। ओपन कर्व नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व नहीं बनाती, जबकि ये क्या बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है। बिल्कुल हमने ये जब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज किए थे 3 4 5 लेक्चर की, तो मैग्नेटो इलेक्ट्रो में हमने इसको, इस बात को बताया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय। वैसे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है,
लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाता है तो इसलिए आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन किसने खोज किया था। इसको हम लोग याद करते हैं, एक ट्रिक की तरह याद करते हैं। ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ये प्रोटॉन है रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। तो एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार जिसको बोलते हो, परमाणु भार नाभिक के भार के बराबर होता है। नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ये भी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन चलिए हम लोग इसको फिजिक्स में ही ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 8 है ना? 8, हाँ 8 है गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़िए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए लिक्विड इज केप्ट इन ग्लास बीकर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपके पास है, तो आप दोनों में पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ए लिक्विड इज केप्ट इन ए ग्लास बीकर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट बेस ऑफ द वाटर। तो बिल्कुल ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने आपको बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर इस तरह से फ्लूइड होता है, मान लो ये H है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगता है बेस पे, तो P इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो पे डिपेंड करता है, H पे डिपेंड करता है। दिस इज द H, ये प्रेशर दाब। ठीक है, तो आंसर पढ़ते जाइए। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। बिल्कुल गलत। बेस ऑफ द एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये गलत है, नहीं करता, बिल्कुल गलत है। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, बिल्कुल सही है। प्रेशर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करता, ये गलत बात है, जबकि डेंसिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, द प्रेशर नाइदर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द बेस बीकर ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड। कह रहा है कि ना तो एरिया पे करता है ना हाइट पर करता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर सही कौन हुआ कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड। वेरी गुड, तो इसका आंसर ये हो गया, शायद ये आंसर है बी। ठीक है, दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। वेरी गुड, हिंदी में भी लिखा है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि साउंड के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। देखिए, साउंड के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताए थे जब वेव वाला लेक्चर या सिस्टम और वेव वाला लेक्चर्स बताए थे कि साउंड वेव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम पहले ही बोले थे अगर ये 5 लेक्चर की आप सीरीज पढ़ लोगे तो कम से कम आप क्या कहते हैं 60-70%, 17-18 क्वेश्चन आप कर लोगे। अब बिल्कुल अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आप कर लेंगे, आप इसको प्रेज भी करेंगे। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। सही, साउंड वेव वाटर में नहीं चलता, गलत बात है। साउंड वेव कैन ट्रेवल, साउंड वेव कैसी वेव है? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव तीनों माध्यम में चलती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन ट्रेवल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जबकि ट्रांसवर्स वेव होती है वो वाली सॉलिड में चलती है, या एक इसका एक्सेप्शन है कि ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के सरफेस पे भी ट्रांसवर्स वेव चलती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव लिक्विड में भी चलती है, सॉलिड में भी चलती है और गैस में भी चलती है। बिकॉज साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सो इट कैन ट्रेवल इन एयर, वाटर। तो एयर में भी चलेगी, वाटर में भी चलेगी। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, बिल्कुल सॉलिड है उसमें भी चलेगी। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, गलत है। साउंड वेव कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, ये मैकेनिकल वेव है।
मैकेनिकल वेव मतलब यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग बिना माध्यम के नहीं चलती है। इट कैन नॉट ट्रेवल विदाउट मीडियम, ये बिना माध्यम के नहीं चलती है। वेरी गुड, ठीक है। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग बिना माध्यम के नहीं चल सकती है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वैक्यूम में, या जिसको निर्वात आप बोलते हो, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल। तो ये बात क्या कहते हैं, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजरती हैं। कौन बात इसमें सही नहीं है? तो यही बात इसमें से सही नहीं है कि साउंड वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये बात सही नहीं है। साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चलती है। 10th हो गया। आइए 11th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11th क्वेश्चन बोल रहा है, which one of the following types of radiation has the smallest wavelength? तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हम लोग बोले थे कि मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ आप एक ही चीज पढ़ लेना, और बिल्कुल लेक्चर में हमने बताया था, शायद तो इसमें बताते रहते हैं, क्लास में बताते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में वेवलेंथ की ऑर्डर सबसे पहले होती है गामा रे, गामा रे के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद होती है विजिबल, विजिबल के बाद होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद होती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद होती है रेडियो वेव। तो ये वेवलेंथ की ऑर्डर होती है। रेडियो वेव सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होती है। तो ये बात, तो गामा रेज, एक्स रेज, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? जितनी भी दी है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, और विजिबल लाइट, एक्सरे, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? एक्सरे की होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए, वेवलेंथ भी अगर रटे रहें तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है, यहाँ से आप लोग आंसर टेक कर सकते हैं। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए क्वेश्चन नंबर है ये 11 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और वहां पे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज, हिंदी में भी है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाना वाला। एकदम इसमें आंसर दिख रहा है कि अब रिफ्रैक्टोमीटर, अपवर्तनांक तो लाइट में होता है, विस्कोमीटर वो लिक्विड में होता है, डिफ्रैक्टोमीटर विवर्तन मापी लाइट में होता है, तो अपवर्तनांक मापी लाइट में होता है, तो गैल्वेनोमीटर, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करेगा? तो एकदम कहीं आपको इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ते हैं कि मेन पार्ट होता है किसी का भी, जैसे क्या कहते हैं, ये है आपका वोल्ट मीटर और अमीटर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, और एमीटर से करंट कितना है ये मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज के परिमाण को बताता है वोल्ट मीटर। एमीटर बताता है करंट के परिमाण को, लेकिन करंट बह रही है कि नहीं बह रही है, करंट फ्लो कर रही है कि नहीं फ्लो कर रही है, अगर सिर्फ आपको इतना जानना है तो उसके लिए आपका है गैल्वेनोमीटर। वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सूर्य उगते समय भी लाल होता है, डूबते भी समय लाल होता है, ठीक है। उदय सविता ताम्रस्ताम में वास्तु में च संपत्तौ च विपत्तौ च मताम एक रूपता। तो उदय के समय भी लाल होता है, अस्त के समय भी लाल होता है। तो बताइए इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, नो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो मिराज उराज का केस आता है,
वो भी नहीं है। इंटरफेरेंस दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट, व्यतिकरण लाइट के बारे में आता है। इसका मतलब इसका सबसे सही आंसर है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, 1/λ की पावर 4 रेलीज मेथड है। रेलीज ला भी आप लोग पढ़े होंगे, रेलीज ला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू 1/, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो रेड वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम, और जब उसका प्रकीर्णन कम होगा तो जब सूर्य उदय होगा या अस्त होगा तो उस लाल दिखाई देगा, ठीक है, रेडिश कलर का दिखाई देगा। वेरी गुड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अभी तक हम लोग लगाया कहीं भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया था, यहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 एवरी ईयर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, पूछा जाता है। ए लेंस है जो पावर ऑफ +2 डायोप्टर, तो पावर दिया है +2.0 डायोप्टर। डायोप्टर यूनिट होती है पावर की, ठीक है, तो डायोप्टर यूनिट होती है, इतना दिया हुआ है। बता रहा है कि लेंस के बारे में कौन सी बात सही है। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक कनकेव होता है और ये होता है कन्वेक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल लेंस, और ये होता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी इसकी कौन ली जाती है, सेकंड फोकस। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाइए तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें फोकस दूरी जो प्राइमरी फोकस है, प्रिंसिपल फोकस कौन लिया जाता है, ये वाला, तो ये इसमें क्या है, निगेटिव। तो कनकेव लेंस की जो पावर होगी वो निगेटिव होगी, और कन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब पावर तो पॉजिटिव है, तो लेंस कौन होगा, लेंस होगा इसमें कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स वाले कौन आंसर हैं, तो बी है और सी है। यहाँ से इसका एग्जैक्ट पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो 1/f आपको दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। तो f इक्वल टू हो जाएगा 0.5। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, और एवरी ईयर लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग चीज़ें इसमें डेटा बदल करके क्लास में भी हम बताते हैं कि किस तरह से इसमें डेटा चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, क्योंकि पॉजिटिव फोकस दूरी है, पॉजिटिव मतलब इसकी पावर है, और जो मैग्नीट्यूड आएगा 0.5। तो 0.5 मीटर फोकल लेंथ हो जाएगी, और दिस विल बी ए कन्वेक्स लेंस। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट इज द 14। आते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 15 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्यूज्ड क्वार्ट इज 1 क्वार्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NQ इज इक्वल टू 1.46, और सफायर का है जो मणि का है जो सफायर यहाँ पे दिया हुआ है नीलम, तो नीलम का दिया है 1.77। हमने एक फार्मूला बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेरी गुड। तो कुछ चीज सॉल्व करना ही नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वो होता है अपवर्तनांक। तो अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल क्या हो जाएगी, कम। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें चाल क्या होगी, कम होगी। तो आप लिख सकते हो कि Vs लेस देन VQ। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका अपवर्तनांक कम उसकी वेलोसिटी, उल्टा लिख दिए।
वी क्यू ग्रेटर देन वी एस। उल्टा देखो, उल्टा रिलेशन है ना, अपवर्तनांक ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, अपवर्तनांक ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, सही तो लिखे थे। अपवर्तनांक ज़्यादा है इसका 1.77 सही था, अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो सब वेलोसिटी लाइट की ज़्यादा किस में होगी, क्वार्ट्ज में, और कम वेलोसिटी किस में होगी, सफ़ायर में। तो उल्टा रिलेशन है, यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर। शायद फर्स्ट आंसर है इसका, ये पार्ट है वी क्यू ग्रेटर देन वी एस, सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एकदम आपको रटा हुआ होता है क्वेश्चन। इस बार देखिए, इंग्लिश में पढ़िए। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कनकेव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी, तो फोकस और पोल के बीच में अगर रखा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर कोई कनकेव मिरर है, इसके आप ये पोल हो गया आपका, ये फोकस होता है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो पैरेलल में जाएगी, ठीक है, अब फोकस से होकर के पास हो जाएगी। एक वक्रता केंद्र है, यहाँ से एक जाएगी और यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, इनलार्ज इन द साइज। ये छठा केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनलार्ज इन द साइज। तो आप लोग जानते हो, इजीली कर सकते हो। तो जो उसमें से गलत है उनसे गलत। तो इमेज विल बी फाउंड एट इन्फिनिटी, ये बात गलत है क्योंकि नॉट करेक्ट लिखा है। इमेज विल बी इरेक्ट बिल्कुल सही है। इमेज विल बी इनलार्ज्ड, मतलब जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, और बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो बिल्कुल इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आप लोगों को रटा होता है मिरर में, अक्सर क्या कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम रटा होता है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, दो समान प्रतिरोधक R, इस तरह से है, ये है आपका, ठीक है, दो समान प्रतिरोधक R, और ये आपका दिया है 12 वोल्ट, है आपका R, ये है R, और यहाँ पे है 10 मिली एम्पियर। बस यही आपको ध्यान देना है, एकदम अंधाधुंध फार्मूला नहीं लगा देना है। ध्यान देना है कि यहाँ पे जो करंट दिया है 10 मिली एम्पियर दिया है, और 10 मिली एम्पियर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये आपका आएगा, मिली एम्पियर है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। V आपको दिया है, I दिया है, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 2/R, तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। और जब R/2 प्रतिरोध आ गया यहाँ पे, तो V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट है, तो V है आपका 12 वोल्ट, I आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू R इक्विवेलेंट कितना है, R/2। तो यहाँ से आप इजीली R को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि जब आप I की वैल्यू लिखेंगे, तो I की वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है, I की वैल्यू लिखेंगे 100 मिली एम्पियर है, सॉरी 100 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मिली एम्पियर। क्वेश्चन में 100 दिया है, कोई बात नहीं, 100 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, 2 पावर चली जाएगी, 10 की पावर -1 इंटू R/2, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 12×24 इज इक्वल टू R/10, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 240 ओम।
240 ओम। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, एकदम जनरल सर्किट है। आप लोग मुश्किल से 10-15 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है जूल। जूल तो ऊर्जा की यूनिट है ही, एनर्जी की यूनिट है। बी ऑप्शन दिया है वाट आवर। बिल्कुल, वाट आवर भी क्या होता है, ये यूनिट होता है, इसी को यूनिट बोलते हैं। और ये भी ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है। सी ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, बिल्कुल यही तो होता है, वर्क डन। न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर मतलब डी, तो वर्क डन इसी की तो ये एनर्जी है, ऊर्जा का ही तो मात्रक है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है। वेरी गुड, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। डी ऑप्शन आपका है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम क्या है, मास है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन है। एफ इज इक्वल टू एम। तो ये क्या होता है, फोर्स। तो ये फोर्स की यूनिट है, बल है, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन है। तो लास्ट वाला बल का मात्रक है। ठीक है, और बाकी सब ऊर्जा के मात्रक है, लास्ट वाला किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बिल्कुल इसको भी आप लोग कर सकते हो। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है टू प्लैनेट orbit the sun in circular orbit which their radius of orbit is as r1 is equal to r and r2 बराबर 4r। ratio of their periods t1 by t2 around the sun will be। तो प्लैनेट के लिए है, तो प्लैनेट के लिए आप क्या कहते हैं, दो प्लैनेट के लिए है, तो आप लोग इसको कैपलर्स लॉ भी लगा सकते हैं और टाइम पीरियड का फार्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों। तो कैपलर लॉ से अगर आप लिखते हैं तो t1 बाई t2 का स्क्वायर होता है r1 बाई r2 का होल क्यूब। r1 बराबर दिया है r, r2 बराबर दिया है 4r। तो ये हो जाएगा t1 बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू r अपान 4r का होल क्यूब। तो t1 बाई t2 का स्क्वायर हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। अब इसका रूट लोगे तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8। दैट इज द आंसर। तो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 था ये, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज। तो ह्यूमन मनुष्य की आंख का कौन भाग है जहां पे प्रतिबिंब बनता है, तो यही बात तो होता है, इसको बोला जाता है रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। ठीक है, तो आंख के रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख के रेटिना पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका
थोड़ा इसमें पूरा रैंडम है तो देखने में समझने में टाइम लगता है कि कौन फिजिक्स पार्ट है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री में एक दो क्वेश्चन इधर उधर ओवरलैप हो जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और नेसेसरी होगी तो और जब केमिस्ट्री बायो का जब सोल्यूशन करेंगे तो उसी में बता देंगे, इधर उधर एक आध क्वेश्चन होगा अगर तो हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको बताया जा रहा है उतना ध्यान से सोल्यूशन देखिए और उसको करिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इमेज, एक इमेज दिया हुआ है, ये है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्रोटॉन की डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो F इक्वल टू क्या होता है Q V क्रॉस B। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं V क्रॉस B, V से B की ओर जाओगे तो अंदर की ओर, और V से B की ओर जाओगे तो अंदर की ओर। अब B से B की ओर जाओगे, अगर B से B की ओर जाओगे तो बाहर की ओर डायरेक्शन आएगी और परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं क्यू बी बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो क्यू बी बी साइन 90। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं, डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। तो डायरेक्शन इसकी किधर होगी, इनवर्ड होगी, इनटू द पेज, तो पेज की ओर होगी, क्योंकि जब आप ऐसे लोगे V क्रॉस B तो V की ओर जाओगे तो डायरेक्शन किधर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाए 20। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। साउंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। साउंड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है साउंड ट्रेवल एट ए स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, वेरी गुड। साउंड की स्पीड जो होती है मैक्सिमम स्पीड इस पार्ट में होती है लगभग 5000-6000 किलोमीटर, इतना ही होती है पर एक सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड इस पार्ट में होती है, तो 5000। जबकि लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी किसी की नहीं होती है, तो जो वेलोसिटी लाइट की होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आप लोग साउंड की वेलोसिटी बिल्कुल उससे कम होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि साउंड की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से कम है। साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव एकदम गलत। साउंड वेव कैसी वेव है, साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यह ट्रांसवर्स नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जिसको आप बोलते हो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो साउंड कैसी वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव ऑफ ट्रांसवर्स वेव गलत है, साउंड वेव ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव बिल्कुल सही है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, बिल्कुल सही है। मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर के अपेक्षा ज़्यादा तेज चलती है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो इसमें कौन बात सही नहीं है, यही कि साउंड कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ये बात गलत है। तो गलत ऑप्शन मतलब कौन है, नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट। साउंड वेव और ट्रांसवर्स है, तो बी ऑप्शन, तो बी इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। कि ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है। फार्मूला होता है एयर में V बराबर गामा P बाई रो होता है। एक इसका लाप्लास करेक्टेड फार्मूला, लाप्लास करेक्टेड फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज है, तो V बराबर होता है और ऐसे लिखा जाता है गामा RT बाई एम नॉट। ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, टेम्परेचर होता है, आर होता है क्या कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गामा होता है, ठीक है। तो लाप्लास करेक्टेड फार्मूला ये हो गया आपका। तो V बराबर अंडर रूट गामा P बाई रो। तो अगर मॉइस्ट एयर होता है, इसी को ऐसे भी लिखते हैं V बराबर, ठीक है, तो फार्मूला लिख दें। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी,
अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर न बदल रहा हो, तो डेंसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे जैसे क्या कहते हैं मॉइस्ट एयर होता है, तो मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है। और जब मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो साउंड हैज़ मोर वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर। इसका हम लोग अनुभव भी करते हैं, जब बारिश वारिश होती है तो एयर क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है। उस समय जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ तेज सुनाई देती है, ध्वनि की जो वेग वो क्या होता है, साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। डायरेक्ट आप फार्मूला से भी देख सकते हैं और प्रैक्टिकल भी इसका कर सकते हैं, बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जो फ्लो करता है तो किस पे निर्भर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतने करंट फ्लो तेजी से हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट में जो होता है ये होता है आपका बहुत तेजी से, जैसे मान लो हाई पोटेंशियल की कोई यहाँ चीज़ है, यहाँ जीरो पोटेंशियल कोई चीज़ है, जैसे जीरो पोटेंशियल हुआ तो हाई पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल करंट बहुत तेजी से चलेगा। तो करंट इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली, करंट इंक्रीज इंस्टेंटेनियसली तुरंत इंक्रीज कर जाएगा और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो देयर विल बी द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है। ठीक है, और अगर देखेंगे अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर लाइफ हुआ होगा इसमें, तो हम लोग उसको क्वेश्चन नेक्स्ट में केमिस्ट्री बायो का होगा तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाइए कि आपका कितना सही हुआ है और शेयर करिए, कमेंट करिए, और कुछ अगर बात है बिल्कुल आप कमेंट करिए कितने आंसर क्वेश्चन आपके सही हुए, आपने फिजिक्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वंदे भारत, वंदे मातरम।